हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे लिपि। लिपि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में क वर्ण को इसी तरह से ही लिख सकते हैं, किसी और तरह से नहीं। तो भाषा विशेष में, तो लिपि देखो इसकी डेफिनेशन है ये, भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं, या फिर लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं, यानी कि उसके जो लिखने के चिन्ह होंगे उसको हम लिपि कहेंगे। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। केवल उर्दू भाषा की लिपि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो सिर्फ एक उर्दू भाषा ऐसी है जो कि ऐसे लिखी जाती है, यूँ। बाकी सभी भाषाएं हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये लिखी हुई है, हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जो उर्दू भाषा होगी वो इस टाइप से लिखी होगी और हम ऐसे पढ़ेंगे उसको, ऐसे यूँ। तो आप देखो इसमें क्या, एक ना डायग्राम है जिसमें कि भाषा और उसकी लिपि बताई गई है कि कौन सी भाषा किस लिपि से ली गई है। जैसे हिंदी भाषा है, कहाँ से कौन सी लिपि है उसकी, देवनागरी। संस्कृत भाषा है, उसकी कौन सी लिपि है, देवनागरी। बंगला की बांग्ला, मराठी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी भाषा की रोमन। यूरोपीय जो भाषाएं हैं उनकी भी रोमन है। उर्दू की फ़ारसी है, तमिल की तमिल है, ओडिया की ओडिया है। तो ये सारी हैं उनकी लिपि। जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जो लिपि है वो, जैसे हमारी जो वर्णमाला है उसके जो चिन्ह बनाए गए हैं वो हमारी देवनागरी लिपि से ली गई हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 है, भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। 350 ईस्वी पूर्व के आसपास ब्राह्मी लिपि में ही अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए थे। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि के विकसित हुई है। जो देवनागरी लिपि है वो भी हमारी ब्राह्मी से ही विकसित हुई है, लेकिन इसका विकास विभिन्न स्रोतों से होकर गुजरा है। जैसे ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से कुटिल का विकास हुआ और कुटिल लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ और नागरी लिपि को आजकल देवनागरी लिपि कहा जाता है। देखो तो हमारी जो हिंदी की जितनी भी लिपियां हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारी हिंदी की जितनी भी लिपियां, सभी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो जो हमारी देवनागरी लिपि है वो भी ब्राह्मी से ही निकली है। तो कैसे कैसे उसका विकास हुआ है, ब्राह्मी से क्या बनी, गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि से क्या हुई, कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से क्या हुई, वो नागरी लिपि, जिसको कि आज हम देवनागरी बोलते हैं। तो देखिए इसका विकास का क्रम भी दिखाया गया। ये देखो पहले ए को ऐसे, ये देखो इन्होंने इधर देखो, ये ए जो हम प्रेजेंट में अभी हिंदी में लिखते हैं वो ए वर्ण है ये, और इसको पहले ऐसे लिखा जाता था, फिर इसको हल्का सा और बड़ा लिखने लगे, फिर हम इसको ऐसे लिखने लगे, फिर हम इसको ऐसे लिखने लगे, फिर इसको ऐसे लिखने लगे, और लास्ट में ये देवनागरी लिपि में ऐसा हो गया। अब ये देखो कै है, तो पहले हम कै को कैसे लिखते थे, प्लस के साइन जैसा, फिर इसको हल्का सा यूँ किया, फिर इसको ये ऐसे जे, थोड़ा सा जे की तरह हल्का सा घुमाते हुए, फिर इसको भ की तरह हल्की सी भ वाली या मैं वाली शेप बोल दो, फिर इसके जो आजकल के कै वाली शेप, और फिर इसको बिल्कुल गोल करके ऐसा सुंदर सा बना दिया। अब हम देखो च देखते हैं, जो हमारा च है वो कैसे विकसित हुआ। ये देखो पहले इसको ऐसे उल्टे नो की तरह, फिर इस पर डंडा भी लगाया, फिर इसको ऐसे किया, फिर हमने इसको ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे हुआ और फिर ये ऐसे हो गया। अब हमारा थ वर्ण है वो देखो पहले ऐसे गोल, फिर इसमें गोल में पहले गोल बना के उसमें एक बिंदी, फिर इस गोल बना के इसमें एक लाइन, फिर इसको 8 की तरह बनाया, फिर हमने इसको ऐसा बनाया, फिर इसको हमने ऐसा बनाया, और प्रेजेंट में ये ऐसा है। देखो कितने इंपॉर्टेंट बातें हैं इनकी। ये हमारी ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, ये देखिए। नेक्स्ट है, अब हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा।
साहित्य क्या है? जो भाव और विचार समाज के हित में सहायक हों, ऐसे विचार और ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। यानी कि हित सहित लिखित रूप में संजो कर रखे गए भाव विचार ही साहित्य हैं। यानी कि जो भी हमारे विचार हैं, हमने उन्हें लिखित रूप में, जो हमारे विचार हैं ना, उनको लिखित रूप में संजो कर रखा गया है, भाव और विचारों को संजो कर हमने रखा है, उसे हम साहित्य कहते हैं। तो जो हमारा साहित्य है उसका क्या कार्य होता है? समाज हित में सहायक होते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं, मौलिक होता है, समाज की समसामयिक समस्याओं का चित्रण होता है, समाज के विचारों को बदलने में समर्थ होता है, समसामयिक विचारों को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। और आप देखो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो साहित्य होते हैं ना, पहले मनोरंजन के लिए ये नाटक हो गया और लोकगीत हो गए, इस टाइप से होता था। और क्या है, हमारी जो विचार है ना, जब लिखित रूप भाषा का जब लिखित रूप आया ना, जब हमारे सामने आया तो हमने लिखना शुरू किया। तो साहित्य में लिखा तो उसमें इंटरेस्टिंग बातें, रोचक बातें, हमें आनंद की अनुभूति भी कराने वाली वो रोचक बातें भी आ गई। और क्या आ गया उसमें, रोचक बातें भी आई उसके अंदर, और बहुत सारी समस्याओं का चित्रण भी आया, जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनका चित्रण भी आया है, जो कि लोगों में प्रचलित थी वो भी। तो साहित्य है ना, आनंद की अनुभूति कराने वाला भी होता था, और हमारे विचारों को अगली पीढ़ी तक ले जाने वाला भी होता था, समाज के विचारों को बदलने वाला भी होता था। तो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम देखेंगे साहित्य के भेद। साहित्य के 2 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 गद्य, जिसको प्रोस बोलते हैं। पद्य पोएट्री होती है। गद्य और पद्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ये देखो इसमें दिखाया गया भेद, गद्य और पद्य। अब गद्य साहित्य क्या होता है? जनसाधारण की भाषा में रचे हुए विचार गद्य कहलाते हैं। गद्य की कुछ मुख्य विधाएं हैं: कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवन स्मृति, संस्मरण पत्र, उपन्यास। कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार जो कि गद्य लिखते थे कौन? मुंशी प्रेमचंद के बहुत फेमस हैं। सेकंड है हमारा भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो ये इन्होंने क्या किया, जनसाधारण की भाषा में अपने विचारों को साहित्य के रूप देते हुए प्रकट किया, तो उसको हम गद्य बोलेंगे। अब दूसरा है हमारा पद्य। पद्य होती है कविता, एक तरह से लय, जिसमें कि लय होता है, लय तुकांत, ये सभी कविताओं में आता है। तो जिस रचना को गाया जा सके, यानी कि लय, तुक, यति, गति, छंद, गेयात्मकता से ओतप्रोत रचना को पद्य कहा जाता है। गेय होने के कारण, यानी कि गाने योग्य होने के कारण इसे याद रखना आसान होता है। कविता, कुंडलियाँ, देखो इसमें क्या क्या आता है, कविता, कुंडलियाँ, गजल, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत, दोहा आदि इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार: सूरदास, तुलसीदास, रहीम, कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और क्या है, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी आदि। ये सभी प्रमुख पद्य साहित्यकार हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या किया, आज हमने लिपि किया, लिखाई के चिन्ह जिसको हम लिपि कहते हैं, और कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है ये जाना हमने। और हमारी देवनागरी लिपि कहाँ से आई है? ब्रह्मी से विकसित हुई है। तो ब्रह्मी से गुप्त में आई, गुप्त से कुटिल में आई, कुटिल से नागरी में आई। तो इस तरह से हमारे वर्णों का भी हमने चरण देख लिया है कि किस तरह से वो कन्वर्ट होके प्रेजेंट रूप लेके आए हैं। अब हमने साहित्य को देखा कि भाई है जो हमारे विचारों को संजो कर लिखा गया है वो साहित्य कहलाते हैं। उसके भेदों को देखा कि गद्य और पद्य। गद्य यानी कि नाटक, कहानी आ गई हैं जिसमें जीवनी आ गई हैं, लेख आ गए, एकांकी आ गई हैं,
और फिर हमने पद्य देखा कि जो गाने जो जिसको गाया जा सके लय तुक यति गति से, उसको हमने क्या नाम लिया, उसको हमने पद्य का नाम दिया, यानी कि कविताओं का नाम लिया जिनको आसान करना, जिसको याद करना बड़ा आसान होता है। इसमें महाकाव्य भी आ गए, खंड काव्य भी आ गए, गीत और दोहे भी आ गए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, गीत वगैरह भी हम पद्य की श्रेणी में लेते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट में हम अपनी व्याकरण को कवर करेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं और उसके अंग। थैंक यू।